ये आईपीसी चल रही थी भाई। और जो नए लोग आए हैं भाई उनके लिए आपका सूचना दे दी जाए कि 2-3 दिन डेमो क्लास है, आप 2-3 दिन ट्रायल ले सकते हैं। उसके बाद से आपका ये जो क्लास चल गया है, अगर एडमिशन लेंगे आप लोग पढ़ना हो तो जो क्लास अब तक चल चुका है उसका वीडियो मिलेगा। यानी कि जो ऑफलाइन लोग पढ़ते हैं उनको ऑनलाइन में फ्री में जोड़ा जाता है, माने ऑनलाइन के लिए अलग से पैसा नहीं लिया जाता। और जो केवल ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको अलग से फीस ली जाती है ऑनलाइन के लिए। तो जो लोग एडमिशन लेंगे ऑफलाइन में जितना क्लास चला है वो पुराना भाई वीडियो मिलेगा उनको। यानी कि आपका कुछ जो नए लोग हैं आपका वीडियो से पढ़ना पड़ेगा। तो आइए, आईपीसी चल रही थी और आईपीसी में आपका पनिशमेंट चल रहा था। फिर एक बार सेक्शन याद रखिए, सेक्शन 53 से लेकर और 75 तक में दंडों के विषय में उल्लेख किया गया है। अर्थात आईपीसी के तहत कौन कौन दंड अभियुक्त को दिया जा सकता है, इस बात का उल्लेख आपका 53 से लेकर कहाँ तक किया गया है, 75। सबसे पहले आपका 53 देखा जाए। 5 वर्तमान में दंड के प्रकार हैं। एक दंड का प्रकार आपका नहीं है और वो कब रिपील किया गया वह भी याद रखना है आपका। तो वह रिपील कब किया गया था, तो आपका 1949 में आपका ईयर याद रखिएगा। और इसके बाद कौन सा दंड रिपील या नहीं है अब आपका, तो आजीवन निर्वसन। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आजीवन निर्वसन को अब किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, आजीवन कारावास में 53A में आपका ये दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन कि 53A सेक्शन कब जोड़ा गया, तो 1955 में, यानी कि 1955। ये क्वेश्चन आ चुके हैं। 53 के बाद 54 से भी क्वेश्चन बनता है कि मृत्यु दंड का लघुकरण कौन कर सकती है, समुचित सरकार। किस सेक्शन में, सेक्शन भाई यहाँ याद करना चाहिए आपका 54 में। फिर आपका एमपी में बना कि अपराधी की सहमत से, कि अपराधी की सहमत के बिना, तो सहमत के बिना कर सकती हैं, रजामंदी की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, आजीवन कारावास का लघुकरण कौन कर सकती है, फिर समुचित सरकार। अपराधी के कंसेंट से कि कंसेंट के बिना, तो कंसेंट के बिना। लेकिन अगला टेक्निकल पॉइंट पूछा जाता है, यदि आजीवन कारावास का लघुकरण किया जाता है तो वह कितने वर्षों के कारावास से अधिक का नहीं होगा, 10 साल, 14 साल, 20 साल, 18 साल। तो कितने से अधिक अब जेल में वो नहीं रहेगा, 14 साल। माना अधिकतम अब कितना दिन उसे जेल में रखा जा सकता है, 14 साल, इससे अधिक नहीं। लेकिन ये कब, जब आजीवन कारावास का क्या किया जाए, लघुकरण। झारखंड में पूछा था कि समुचित सरकार की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है, तो 55A में। समुचित सरकार का मतलब क्या हुआ, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, दोनों। दोनों, ये आपका झारखंड में पिछली बार आया था। फिर आपका 54, आपका 55 के बाद 56 नहीं पढ़ना है। फिर 57 से झारखंड और यूपी में पूछा गया था, वह ये पूछा गया था कि कब लाइफ इम्प्रिजमेंट को 20 इयर्स के इम्प्रिजमेंट के समान या तुल्य या बराबर माना जाएगा, तो हमेशा, हमेशा नहीं। फिर मैं बता दूं, जब आजीवन कारावास की गणना दंड भिन्नों में करनी हो, यानी कि आजीवन कारावास का आधा निकालना हो, तिहाई निकालना हो, चौथाई निकालना हो इत्यादि, तब आजीवन कारावास कितने वर्षों के तुल्य माना जाएगा, इक्वल माना जाएगा, 20 साल। अब आराम से आधा निकालना हो तो 10 साल, चौथाई निकालना हो 5 साल,
आराम से निकाला जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। याद रखिए, कब? जब आजीवन कारावास की गणना किसमें करनी हो? विदंड में। इसके बाद आपका जो सेक्शन पूछा जाता है 63 आ जाएंगे डायरेक्ट। जुर्माने की रकम बताई गई थी, तो जहां कानून में जुर्माना स्पष्ट रूप से बेयर एक्ट में नहीं दिया गया है, वहां जुर्माना कोर्ट कितना लगा सकता है, तो वह अमर्यादित होगी, यानी कि कोई उसकी मर्यादा या लिमिट नहीं है, किंतु अत्यधिक नहीं होगी। यानी कि आपका किंतु लगा दिया गया, यानी कि न्यायालय जब भी फाइन लगाए सोच समझ कर लगाए। अब ये नहीं कि बहुत 2 करोड़ 4 करोड़ लगा दे। इसके बाद आपका 64, जुर्माना चूंकि दंड का रूप है, अगर जुर्माना नहीं देते तो आप एक्स्ट्रा कारावास के भागी होंगे। ये 64 में है। फिर आपका 65 पूछा गया था पिछली बार, यानी कि 2 सेक्शन इधर अच्छे से तैयार रखना है। आपका 65 और 67, यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनते हैं। देखिए, बताया भी गया था जब भी आप धारा 65 पढ़िए तो सीआरपीसी की भी एक धारा इसमें ऐड करनी थी, 30 ऐड करना है। लगभग नियम समान है। तो फिर एक बार देखिए, मैं समझा दे रहा हूँ। यदि किसी अपराध में कारावास और जुर्माना दोनों का दंड हो, अपराधी ऐसे मामलों में जुर्माना नहीं देता, तो वह एक्स्ट्रा इम्प्रिजमेंट या जुर्माना देने में व्यतिक्रम या चूक या डिफॉल्ट के कारण अतिरिक्त कारावास का भागी होगा। और वह अतिरिक्त कारावास पूछा गया था कितने से अधिक नहीं होगा, तो उस अपराध के लिए अधिकतम जो सजा हो सकती है कानूनन, उसका 1/4 से अधिक नहीं होगा। जो अब तक के इतिहास में उदाहरण पूछा गया है, वह घर में चोरी का पूछा गया है। वहीं सतर्क रहना है। घर में चोरी का उदाहरण, जैसे ए बी के घर में चोरी करता है। ए को न्यायालय आपका चोरी के लिए 1 दिन की सजा देता है और 10,000 रुपया जुर्माना। तो जो 1 दिन की सजा है, ये मुख्य कारावास हो गया। और जो 10,000 रुपया है, वह क्या हो गया? जुर्माना। अगर अभियुक्त 10,000 रुपया देने में डिफॉल्ट करता है, यानी कि व्यतिक्रम करता है, यानी कि चूक जाता है, तो ऐसी दशा में 10,000 रुपया न देने के एवज में वह एक्स्ट्रा कारावास की सजा का हकदार होगा। बस वही जानना है कि यह अतिरिक्त कारावास कितना हो सकेगा। तो घर में चोरी के लिए जो अधिकतम सजा है, उसका 1/4 से 1/4 से अधिक नहीं। तो घर में चोरी के लिए अधिकतम सजा 7 साल है, तो 7 साल का कितना निकालेंगे? 1/4, तो कितने महीने आएगा? 21। तो कितने से अधिक सजा उसे 10,000 के बदले नहीं दी जा सकती? आपका 21 महीना। इस उदाहरण में अगर यही उदाहरण थोड़ा चेंज कर दे और डिफमेशन या मानहानि पूछ ले, तो अब आपको देखना पड़ेगा मानहानि में अधिकतम सजा कितना है। तो भाई 2 साल है, तो 2 साल में मान लीजिए 10 रुपया जुर्माना लगा था, नहीं दिया, तब 2 साल का कितना निकालेंगे? 1/4। अगर यही आपराधिक दुर्विनियोग में पूछ ले तो वहाँ भी 2 साल हैं, तो वहाँ भी आपका 1/4 6 माह हुआ। घर के बाहर चोरी पूछ ले, सामान्य चोरी, तो 3 साल है। तो 3 साल में अगर जुर्माना लगाया गया अपराधी पर, नहीं देता, तो 3 साल का आप कितना निकालेंगे? 1/4। जो भी हो, अब यहाँ आजीवन कारावास का अगर 1/4 निकालना हो तो तुरंत दिमाग लगाइए 57। यानी कि अगर आजीवन कारावास का 1/4 निकालना हो, यानी कि अपराधी को ऐसे मामलों में सजा दी गई है जिसमें कि आजीवन कारावास का दंड था अधिकतम और जुर्माना लगाया गया, तो अब आजीवन कारावास का कितना निकालेंगे?
एक चौथाई, तो तुरंत 57 दिमाग में रहना चाहिए कि आजीवन कारावास को कितने वर्षों के अवतुल्य माना जाएगा, 20 साल। और 20 साल का कितना हो गया एक चौथाई, 5 साल। तो अगर ऐसे मामलों में जुर्माना नहीं देता तो एक्स्ट्रा कारावास कितना। तो भाई हर एक जगह आपको, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रखिए। अब 67 से भी एचजेएस में भी पिछली बार आया था, लगातार क्वेश्चन आता है। फिर एक बार समझिए अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बनता है दोनों धाराओं से, भाई गलत न हो। दूसरी बार ये बताया जा रहा है, पहली बार नहीं। एक बार आपका शनिवार को बताया गया था। यदि किसी ऑफेंस में केवल जो दंड है वह फाइन हो, यानी कि केवल जुर्माना है, ऐसी दशा में अगर अभियुक्त जुर्माना नहीं देता तो ऐसी दशा में वह जुर्माना न देने के कारण, यानी कि जुर्माना देने में डिफाल्टर होने के कारण, यानी कि शुद्ध हिंदी में कहिए व्यतिक्रम के कारण, व्यतिक्रम मने चूक के कारण, चूक मने न देने के कारण, वह कारावास का भागी होगा। लेकिन यह नियम कब लागू होगा, जब अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो, कि केवल जुर्माना से, ये पॉइंट पकड़ना है। तो अगर कारावास से भी दंडनीय है तो 65 का नियम, और केवल जुर्माने से दंडनीय है तो 67 का नियम, 67। तो पहला जेस में बना था यही मॉडल कि ऐसी कंडीशन में जो इम्प्रिजमेंट होगा, सादा होगा कि कठोर की दोनों, गलत न है। जेस का क्वेश्चन है क्या होगा, केवल सादा, और निम्न मापमान के अनुसार होगा। तो मापमान बताया गया था, अगर 50 रुपया या कम का जुर्माना है नहीं देता तो अधिकतम कारावास कितना हो सकेगा, 2 माह। अगर 50 रुपया से अधिक लेकिन 100 रुपया तक के बीच में जुर्माना है तो 4 माह, और 100 रुपया से जैसे अधिक गया कितना होगा, 6 माह। हर हाल में कितना, 6 माह। तो एक अपराधी पर 2 करोड़ जुर्माना लगा और वह नहीं दिया तो अधिकतम कितना कारावास भुगतेगा, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तब 6 माह। भाई 1 अरब लगा तब भी कितना, 6 माह। अब आइए अगला कंसेप्ट देखा जाए आपका, यहीं से आपका शुरू करना था। अगला कंसेप्ट आपका इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है, हो सकता है प्री में भी पूछ ले। अगला कंसेप्ट ये बनाना है कि अगर किसी अपराधी पर जुर्माना लगाया गया, वह जुर्माना देने में चूक गया, अतिरिक्त कारावास में भेजा गया और जुर्माना न देने के बदले और कुछ दिन जेल में बिताकर और तब बाहर निकला, तो ऐसी कंडीशन में अगर एक बार वह जुर्माना न देने के एवज में जेल भुगत चुका है तो क्या पुनः जुर्माना वसूला जाएगा कि नहीं। यही टेक्निकल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सीआरपीसी में कवर करना पड़ेगा 421 धारा 421। सामान्य नियम ये है, सामान्यतः जनरल रूल ये है, यानी किसी को कानून में मामूली तौर पर लिखा रहेगा, या तो मामूली तौर पर, या जनरली, या साधारणतया, या सामान्य, एक ही बात है सब कहीं। लेकिन बेयर एक्ट में ज़्यादातर साधारण नहीं, सामान्य नहीं, बल्कि मामूली तौर पर, जनरली। कहाँ कहाँ लिखा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 1-2 जगहों पर आप देख सकते हैं। एक लिखा गया है जो बिहार में भी एपीओ में आया था इस बार, सीआरपीसी की धारा 177 में, जाकर देखिएगा घर पर, 177 में। दूसरा लिखा गया है सीआरपीसी की धारा 72 में, यानी कि आपका 72 में मामूली तौर पर शब्द लिखा है। तो मामूली तौर पर जहाँ भी शब्द लिखा जाए, फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए, इसका मतलब ये हुआ कि वह सामान्य नियम है
उसका एक्सेप्शन जरूर है, अपवाद जरूर है। तो फिर आइए मामूली तौर पर देखा जाए। सामान्य नियम यह है कि जब किसी अपराधी पर जुर्माना लगाया गया हो, जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई, वह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगत भी चुका है, तो ऐसी दशा में जनरल रूल यही है कि अब पुनः दोबारा जुर्माना उससे वसूला नहीं जाएगा। लेकिन लेकिन लग गया है, इंटरव्यू में पूछा गया है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 421 में इसके दो एक्सेप्शन हैं, जहां की का एक्स्ट्रा कारावास भुगतने के बावजूद भी उससे जुर्माना वसूला जा सकता है। और दोनों अपवाद अलग से लिख लीजिएगा, सीआरपीसी की किस सेक्शन में, 421। पहला अपवाद ये है कि अगर जुर्माने में से पूरी रकम या जुर्माने की कुछ रकम आपका सीआरपीसी की धारा 357 के तहत पीड़ित को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश दिया गया हो, यानी कि यदि न्यायालय ने ये आदेशित किया हो कि तुम पर 1 लाख जुर्माना लगाया जाता है और इसमें से 50,000 जिसके प्रति अपराध किया गया था उसको किस रूप में दिया जाएगा, कंपसेशन के रूप में, तो बताइए आपका ये किस सेक्शन से गवर्न होगा, सीआरपीसी 357। तो ऐसी कंडीशन में अगर अभियुक्त अपराधी जुर्माना नहीं देता, उसको जेल भेजा गया, जेल से बाहर आ चुका है, फिर भी उससे जुर्माना अब वसूल होगा कि नहीं होगा। लेकिन पहला नियम क्या आया कि जब उस जुर्माने की पूरी रकम या कुछ रकम किस सेक्शन के तहत, सीआरपीसी 357 के तहत किसको देने का आदेश दिया गया है, पीड़ित को, किस रूप में, कंपसेशन। दूसरा है जब मजिस्ट्रेट स्पेशल रीजन लिख दे, यानी कि क्या लिखे, विशेष कारण। तो 2-3 विशेष मजिस्ट्रेट क्या लिखे, विशेष कारण लिखे, स्पेशल रीजन। तो विशेष कारण देखिए क्या क्या हो सकता है कि जिस समय जुर्माना लगाया गया वह अपनी संपत्ति को छुपा लिया कि हम जेल भुगत लेंगे लेकिन एक पाई सरकार को नहीं देंगे, और जैसे ही जेल से बाहर आया अब धनवान हो गया है, तो उस समय तुम छुपा लिए थे, अब धनवान हो गए हो तो स्पेशल रीजन लिखकर मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, वसूल लेंगे, भले तुम उसके बदले क्या भुगत चुके हो, जेल। दूसरा विशेष कारण हो सकता है कि जब जेल में था तो गरीब था और बाहर आया तो 6 माह में ही क्या हो गया, कई कई बिल्डिंगें बना लिया, धनवान हो गया, तो 2 धनवान हो गए। तो तीसरा ये हो सकता है कि संपत्ति अपना बेच चुका था और फिर उन लोगों से करार किया था कि जेल से बाहर आएंगे तो तुम लोग हमें क्या करना, लौटा देना, वापस संपत्ति इसकी मिल गई तो स्पेशल रीजन लिख के और आपका जुर्माना वसूला जाएगा कि नहीं वसूला जाएगा। तो आपका ये 2 नियम थे। आइए अगला देखा जाए। आपका जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना, तो सही बात है भाई, जुर्माना नहीं दिया तभी तो जेल भेजा गया, और जुर्माना जैसे ही दे देता है, बताइए जेल से छोड़ा जाएगा कि रखा जाएगा, छोड़ा जाएगा। 68 कभी पूछा नहीं जाता, छोड़ दीजिएगा। 69 आइए, जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान, यानी कि जुर्माना का प्रोपोर्शनल आनुपातिक भाग दे दिया तो आपका अनुपात में बांटिए, एक अनुपात बांटा जाए। देखिए भाई मान लीजिए एक अभियुक्त पर 100 रुपया जुर्माना लगा और न्यायालय ने आपका
90 रुपये लगाए ताकि नियम सही है भाई। 90 का 45, 100, हाँ ठीक। एक अपराधी था जिस पर कि 120 रुपया जुर्माना लगा। अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय था। तो पहला नियम 67 जानिए कि ऐसी दशा में जुर्माना अदा नहीं किया तो अधिकतम कितना कारावास की सजा पा सकता है? 6 माह। लेकिन ये कब? जबकि अपराध केवल किससे दंडनीय था? जुर्माने। अब 120 को 6 माह में बांटिए तो आपका पहला माह, दूसरा माह, तीसरा माह, चौथा माह, पांचवा माह और चौथा माह, छठवा। 120 को 6 हिस्सों में बांटेंगे तो एक एक महीने का कितना रुपया पड़ेगा? 20-20 रुपया। ये बंटवारा करना है। अब अपराधी भी 1 माह तक जेल में रहा तो लगभग कितना कट गया? 20। अब बचा कितना? 100। तो तुरंत अगर 100 दे देता है तो उसे जेल में रखा जाएगा कि छोड़ा जाएगा? 2 माह तक जेल में रह गया तो कितना बचा? 80। तो तुरंत 80 दे दे तो रखा जाएगा कि छोड़ा जाएगा? और इसी प्रकार चलता रहेगा। और अंत में एक पाई नहीं दिया तो कितना दिन तक रह गया? 6 माह। यानी कि आनुपातिक मतलब जितना बंटवारा किया जाएगा एक एक माह के हिसाब से, और जितना मान लीजिए कि अभी 15 दिन रहा तो 15 दिन का कितना रुपया हुआ था? 10। तो आपका 110 रुपया दे दे तो अब रखा जाएगा कि छोड़ा जाएगा? छोड़ा जाएगा। आपका 7.5 रुपया मान लीजिए, नहीं आपका जो, तो आपका चलिए इतना उदाहरण पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए। आगे समाप्त हो गई धारा। अगली धारा ये 70। 70 से भी पूछा जाता है। आपका 70 से भी क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सतर्क रहना है। देखिए आपका जुर्माने की रिकवरी या वसूली या उद्ग्रहण कहा जाता है ना, तो लिख लीजिएगा जुर्माने की, जुर्माने का उद्ग्रहण। उद्ग्रहण का मतलब आपका रिकवरी, ना तो लिख लीजिए वसूली। वसूली। अब यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है कि देखिए जब जुर्माना लगाया गया है तो वह अनंत काल तक वसूला नहीं जा सकता। एक नियम बना लीजिए। जनरल रूल ये है, सामान्य नियम यह है कि जुर्माना कितने दिनों में वसूल लेना चाहिए? पहला नियम बनता है तो 6 वर्ष। फिर आपका याद रखिए, जो जुर्माने की रकम है न्यायालय कितने दिनों में वसूली की कार्रवाई शुरू कर दे? तो 6 ईयर्स, पहला नियम। दूसरा नियम, अगर 6 ईयर बीत जाता है और पुनः न्यायालय जुर्माना की वसूली का अभियान चलाता है तो क्या ये वैध होगा कि अवैध होगा? अवैध होगा, क्योंकि कानूनन जुर्माना कितने सालों में वसूला जाना चाहिए? 6 साल। पहला नियम याद रखिए। दूसरा नियम याद रखिए। अब अगर अपराधी को 6 वर्ष, 6 वर्ष है भाई, माह मैं बोला था, वर्ष बना लेना है। अगर अपराधी को 6 वर्ष से अधिक की सजा दी गई है तब समय बढ़ेगा। जब तक वह जेल में रहेगा तब तक जुर्माना वसूला जा सकता है। दूसरा नियम आइए, यदि किसी अपराधी को 6 वर्ष से अधिक की सजा दी गई है तो जब जितने दिनों तक वह सजा भुगतता रहेगा उतने दिनों तक अब जुर्माना उससे वसूला जा सकता है। यानी कि वसूली का समय बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, लेकिन कब? जब दंड कितना दिया गया हो? 6 वर्ष से अधिक। तीसरा नियम आइए, यदि आजीवन कारावास का दंड दिया गया हो, आपका लाइफ इम्प्रिजमेंट का दंड दिया गया हो, तो बताइए
आपका कब तक वसूला जाएगा, जब तक कि उसकी क्या न हो जाए, मृत्यु। और अगला नियम, अगर मृत्यु हो गई तो क्या जुर्माना मर जाएगा कि वसूला जाएगा? तो वसूला जाएगा। ये अपराधी था, पहले ही मर गया, जुर्माने की वसूली का समय बचा था, तो जुर्माना वसूला जाएगा। उससे किसकी? तो संपत्ति तो मरने के बाद कौन पाए होंगे? हाँ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि विधिक प्रतिनिधि तो पाए होंगे, या आप कहिए उसका उत्तराधिकारी पाए होंगे। तो यहाँ समस्या ये आई कि उत्तराधिकारी इस जुर्माने की रकम के लिए किस सीमा तक लायबिल होंगे? तो जिस सीमा तक वह मृतक की संपत्ति क्या किए हैं, पाए हैं, व्यक्तिगत दायित्व नहीं। यानी कि अगर ए पर 10 लाख जुर्माना लगा और ए एक पाई भी छोड़कर नहीं मरा था, तो कुछ वो आपका ए के पुत्र पुत्रियों से एक पैसा भी वसूला नहीं जा सकता। अगर 10 लाख जुर्माना लगा, मर गया, 5 लाख छोड़कर मरा था और पुत्र पुत्री हिस्सा ले लिए हैं, तो पुत्र पुत्रियों से कितना वसूला जाएगा? केवल 5 लाख। कितना? अब जितना हिस्सा पाए होंगे उस अनुपातिक वितरण। जैसे मान ले पुत्र 2.5 लाख पाया, पुत्री 2.5 लाख, तो दोनों से 2.5 लाख। ये नियम है। अब इसमें आपका टेक्निकल और समस्या फिर एक बार हम बता दे रहे हैं, नहीं अब तब कुछ 2-3 समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है। सामान्य नियम यह है कि जुर्माना कितने दिन में वसूल लेना चाहिए? 6 साल। दूसरा नियम निकला कि 6 साल से अधिक का कारावास है तो कब तक जुर्माना वसूला जाएगा? जब तक वह कहाँ रहता है? जेल में। आजीवन कारावास की सजा है तो कब तक जुर्माना कोर्ट वसूलेगा? जब तक कि मृत्यु न हो। और अगर मर ही गया बीच में और जुर्माना वसूली का समय समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि क्या था, बचा था, तो क्या मृत्यु पर जुर्माना समाप्त हो जाएगा कि बना रहेगा? बना रहेगा। तो जुर्माना किससे वसूला जाएगा? मृतक के विधिक प्रतिनिधियों से। लेकिन विधिक प्रतिनिधि किस सीमा तक दायी होंगे? जिस सीमा तक वह ऐसे मृतक की संपत्ति क्या किए हों, पाए हों। पाए हों नहीं लिखा जाता, उनके हाथ में आई है, यानी कि हाथ में ले मिलता नहीं, लेकिन जिस सीमा तक संपत्ति उत्तराधिकारियों के क्या आई है, लिखा जाता है, बेरेट की भाषा है, हाथ में आई है। अब यहीं देखिए समस्या मैं बता रहा हूँ। एक व्यक्ति पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना कितने वर्षों में वसूला जा सकता है? बताते रहिए। अब 6 साल। एक व्यक्ति पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया, कितने दिनों के अंदर वसूला जाना चाहिए? 6 साल। 2 करोड़ का जुर्माना कितने साल के अंदर? 6 साल। अब अगला ये, एक व्यक्ति को 2 साल का कारावास और 5,000 रुपया जुर्माना का दंड दिया गया। 5,000 कितने दिनों में वसूल लिया जाए? 6 साल। एक व्यक्ति को 4 साल की सजा, 5,000 जुर्माना, तब कितने दिनों में जुर्माना? 6 साल। एक व्यक्ति को 6 साल की सजा दी गई, 5,000 रुपया जुर्माना, तो जुर्माना कितने दिनों के अंदर? 6 साल। एक व्यक्ति को 7 साल की सजा दी गई, 5,000 जुर्माना, तो जुर्माना अगर दंड की मात्रा 6 साल से कितना दी गई है, तो जितना अधिक बढ़ेगा उतना जुर्माने का समय भी वसूलने का क्या करते रहिए। तो एक व्यक्ति को 10 साल की सजा दी गई, 5,000 जुर्माना, तो कितने दिनों में जुर्माना वसूल लेना चाहिए? 10 साल। तो आजीवन कारावास बता ही दिया गया। मृत्यु धारा आपका 70 हो गई। अब 71 आ जाइए भाई। कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, यानी कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि क्या होगी? तो इसमें आपका ये पूरा अपराध के लिए एक ही दंड पाएगा, अलग अलग अपराधों के लिए सामान्यतः नहीं पाएगा। जैसे ए
बी को 50 लाठी मारता है, तो ये नहीं कि एक एक लाठी के लिए अलग अलग मुकदमा कर दिया जाए, तो 50 लाठी एक समव्यवहार मानी जाएगी और 50 लाठी के लिए एक मुकदमा चलेगा कि 50 एक ही मुकदमा। ये अब आ जाइए 72 सेक्शन। आपका 72 देखा जाए, 72 में भी आपका क्वेश्चन बनता है और आपराधिक मामलों का एक दो प्रिंसिपल समाहित हैं, उसको लिख लीजिए। पहला प्रिंसिपल ये है कि संदेह का लाभ, डाउट ऑफ बेनिफिट, बताइए। आपका शुरुआती दौर में ही बताया गया था कि किसको दिया जाता है, एक्यूट को यानी कि अभियुक्त को। पहला नियम, संदेह का लाभ किसको दिया जाएगा, अभियुक्त को दिया जाएगा, पहला नियम। दूसरा नियम ये आया कि आपका जो क्रिमिनल मामलों का इंटरप्रिटेशन होता है वह नियमनिष्ठ निर्वचन किया जाता है। यानी कि नियमनिष्ठ का मतलब जो कम से कम में आ जाए, जो लेस में आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर संदेह उत्पन्न हो गया कि अभियुक्त ने चोरी का अपराध किया कि आपराधिक दुर्विनियोग का, ये संदेह उत्पन्न हो गया, तो नियमनिष्ठ निर्वचन का मतलब जिसमें सजा कम हो उसी अपराध के लिए अभियुक्त को सजा दी जाएगी, न कि बड़े अपराध के लिए। तो अगर आपका ये माने अभियुक्त ने अपराध किया, ये साबित हो गया, लेकिन चोरी का अपराध है कि ये आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो क्योंकि घर के बाहर चोरी में 3 साल की सज़ा, आपराधिक दुर्विनियोग में 2 साल की सज़ा। एक दिन मैं बताया था, फिर एक बार देखिए, डिसऑनेस्टली इंटेंशन, बेईमानी के इरादे पर। अगर संपत्ति हटाते समय इंटेंशन डिसऑनेस्टली था तो चोरी, और बाद में आपका डिसऑनेस्टली हो गया तो आपराधिक दुर्विनियोग। अब ये तो साबित हो गया कि इस चोर माने इस व्यक्ति का इरादा बेईमानी का था, लेकिन बस समस्या ये है, संदेह उत्पन्न हो गया कि संपत्ति हटाते समय इसके मन में बेईमानी थी कि बाद में बेईमानी आई। तो ऐसी दशा में अब दो में से किसी अपराध में जाएगा। संपत्ति हटाते समय होगा तो चोरी, और बाद में बेईमानी का इरादा उत्पन्न हो जाए तो आपराधिक दुर्विनियोग। अब समस्या आई कि अपराध साबित, संदेह हो गया, तो नियमनिष्ठ निर्वचन क्या कहता है कि जिसमें कम सजा हो वो दिया जाए कि अधिक, तो कम में। इसमें चोरी में कम सजा है कि आपराधिक दुर्विनियोग में, आपराधिक दुर्विनियोग में तो किसके लिए सजा दिया जाएगा, आपराधिक दुर्विनियोग। अब देख लीजिए डायरेक्ट एक लाइन, देखिए आपका कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी होगा। तो बस एक लाइन याद रखिए, उसको ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसमें दंड की मात्रा कम हो कि अधिक हो, कम हो। खत्म हो गया ये भी सेक्शन। आइए आपका 73 और 74 से एक क्वेश्चन बनता है, यानी कि 73, 74 और 75, इससे भी लगातार कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं। या तो सिद्धांत बन जाएगा या जो भी बने। तो इसको पहले तो आपका जो राजस्थान में क्वेश्चन बना उसको कवर किया जाए। आपका एक्सपेक्टरी थ्योरी, एक्सपेक्टरी देखिए भाई, आपका पहले दंड का सिद्धांत शुरू करना पड़ेगा। देखिए आपका क्योंकि कंसेप्ट बनाकर चला जाए तब सही रहेगा, डायरेक्ट सेक्शन पर ना आ जाए, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, सेक्शन तो बताया ही जाएगा। तीनों सेक्शन अच्छे से तैयार करके जाइए। 73 से भी क्वेश्चन कठिन बनता है, 74 से भी, और अब तो 75 भी पूछने लगा आयोग। प्रीवियस कन्विक्शन
यानी कि पूर्व दोष सिद्धि। पूछा गया था झारखंड में किस सेक्शन में आईपीसी में, तो 75। अब देखिए पहले 73 और 74 का सिद्धांत देखिए। आपका किसी व्यक्ति को पनिशमेंट क्यों दिया जाए, ये आईपीसी में थोड़ा कम बताया गया है, आपका जूरिस्प्रूडेंस में ज़्यादा बताया जाएगा और वहीं से क्वेश्चन भी आता है। तो एक सामंत महोदय थे विद्वान, उन्होंने 5 प्रिंसिपल या 5 सिद्धांत बताए और उन्होंने ये बताया कि भाई किसी अपराधी को दंड क्यों दिया जाए। ये 5 सिद्धांत हैं, इन्हीं सिद्धांतों का अमूमन पालन किया जाता है। तो पहला सिद्धांत है आपका प्रतिशोधात्मक थ्योरी, बदला लेने की भावना पर आधारित है। टिट फॉर टैट, यानी कि जैसा को तैसा, आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ और सिर के बदले क्या, सिर। ये प्राचीन सिद्धांत था, ये अब नहीं है। दूसरा था प्रिवेंटिव थ्योरी, यानी कि निवारक। आपका निवारक का मतलब ये हुआ कि न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, यानी कि इसीलिए आपका मृत्युदंड दे दिया जाए, देश निकाला कर दिया जाए, विदेश में चला जाएगा तो भारत में उत्पाद नहीं मचाएगा। प्रिवेंटिव थ्योरी होती हैं। प्रिवेंटिव यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज क्या रहता है, बेहतर। इसके बाद आपका जो आता है सिद्धांत, आपका प्रतिशोधात्मक हो गया आपका, हाँ निरोधात्मक। देखिए आपका थोड़ा बहुत मिस कर रहे हैं, लास्ट में आया जाए। पांचवा जो सिद्धांत है रिफॉर्मेटिव थ्योरी या सुधारात्मक सिद्धांत या उपचारात्मक सिद्धांत, जे में भी आया था कि सबसे उत्तम सिद्धांत कौन माना जाता है, तो सुधारात्मक। एक वो तो अलग है, एक और है एक्सपेटरी थ्योरी। एक्सपेटरी थ्योरी हमें देखना है प्रायश्चितात्मक सिद्धांत। प्रायश्चितात्मक का मतलब आत्मग्लानि का सिद्धांत या प्रायश्चित करने का सिद्धांत। इसी को आपको अच्छे से याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रायश्चितात्मक सिद्धांत या आत्मग्लानि का सिद्धांत ये किस आईपीसी के किन किन सेक्शनों में समाहित हैं, तो 73, 74 दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका ये राजस्थान का क्वेश्चन है, तो अगर दोनों आ जाए तो दोनों मारिए। दूसरा नियम, अगर ये आ जाए कि आत्मचिंतन का सिद्धांत या आपका एक्सपेटरी थ्योरी आत्मग्लानि का सिद्धांत किस सेक्शन में समाहित है, 73, 74, 75, 76, और इसमें से एक ही चुनना हो, यानी कि दोनों धाराओं में हमने बताया, लेकिन दोनों में से क्या चुनना हो, केवल एक, तो 73 मार्क कराइए। दूसरा ऑप्शन, जैसे एक और सीआरपीसी पर बैक होइए, आपका ये अगर दे दे कि भाई अपराधी को तब तक गर्दन में फांसी लगाकर लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। अगर ऑप्शन 2 रहे आपका 354 का क्लास 5 सीआरपीसी और द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या 42, 42, और दोनों में एक ही चुनना हो, तो बताइए क्या चुनेंगे, सेक्शन चुनेंगे कि आपका फार्म या प्रारूप चुनेंगे, सेक्शन। उसी प्रकार 73 और 74 में आ जाए तो आप क्या चुनेंगे, एक चुनना हो तो 73। दूसरा मॉडल बताया गया। तीसरा मॉडल देखिए, आत्मचिंतन या आत्मग्लानि का सिद्धांत होता क्या है, ये सामंड के अनुसार बताया जा रहा है। किसी अपराधी को कारागार या जेल में इसलिए रखा जाता है कि जब वह जेल में अपने को एकांत में पाएगा तो अपने किए पर सोच विचार करेगा
चिंतन मनन करेगा, और चिंतन मनन करेगा तो उसकी आत्मा धिक्कारेगी कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है अपराध करके, और आत्मग्लानि होगी, यानी कि अंदर ही अंदर उसे क्षोभ होगा, कष्ट होगा कि वो हमने ये अपराध कर दिया आपका। और जब उसका आत्मा शुद्ध हो जाएगी, यानी कि मन क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो उसे जेल से छोड़ा जाए, तब एक सदाचारी व्यक्ति की तरह वह समाज में क्या करेगा काम, यानी कि इतना चिंतन कर लेगा कि चिंतन करते करते उसका मन क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, एकांतवास में रहेगा, तो क्या करेगा, चिंतन मनन। लेकिन लेकिन भी लगाना है, एकांतवास भी खतरनाक होता है। अगर किसी व्यक्ति को 15 दिन बंद कर दीजिए एक कमरे में, और कहिए कि बाहर बाहर क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, मोबाइल ये छीन लीजिए, तो मोबाइल ले लीजिए और 10 घंटा बैठा दीजिए वैसे ही रोगी हो जाएगा। तो भाई आपका मोबाइल किसी का ले लीजिए और 10 घंटा बैठा दीजिए, तो बिना मोबाइल के वैसे ही बीमार पड़ जाएगा। यहाँ तो 15-20 दिन की बात चल रही है। तो ऐसी दशा में आत्मचिंतन कराने में एक खतरा रहता है कि चिंता न कर बैठे, और चिंता करते करते आपका और काम न कर बैठे, एक खतरा रहता है कि तो भाई आप लोगों से भी कहा जा रहा है कि जब तक मैं हूँ चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंतन करिए, चिंता की बात हम पर छोड़ दीजिए, हम चिंता आपके बारे में करते हैं, चिंता खतरनाक होती है। तो चिंता नहीं करना है, बस क्या करना है, चिंतन मनन। जब मैं हूँ तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। समय आने पर 10-10 घंटा आदमी पढ़ा सकता है। इतिहास गवाह है कि बिहार जे का सिलेबस 1 माह में पूरा एक बार आ गया, अचानक परीक्षा खत्म कर दिया गया है। तो भाई चिंता की कोई बात नहीं है, मैं बता दूं, चिंतन करिए। फिर एक बार सबको कहा जा रहा है क्योंकि तमाम लोग आपका गुस्से में आ जा रहे हैं, तो ये सही बात है भाई कि लड़के उम्र बढ़ रही हैं। एक तो कोरोना ने 2 साल ले लिया, फिर आयोग वैकेंसी निकाला, तो कभी ये विवाद तो कभी वो विवाद, तो 3 साल तो ऐसे ही कोरोना ने इत्यादि ने क्या कर दिया, 4 साल बर्बाद। अब फिर आपका वैकेंसी आएगी, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, फिर कोर्ट में 1-2 साल ऐसे लग जाएगा। तो भाई चिंता का तो विषय है ही, लेकिन फिर सलाह मैं दे रहा हूँ कि चिंता न करिए, आपका चिंतन मनन करिए, चिंता न करिए। तो आपका चिंतन मनन का सिद्धांत आपका किस सेक्शन में है, 73 और 74, यानी कि 73 और 74 में अपराधी को जेल में ही रखा जाता है, एक अलग कमरे में रखा जाता है, बाहर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं रहता। ये इसलिए रखा जाता है कि वह चिंतन मनन करेगा और अपने किए पर क्या करेगा, पछतावा, पछतावा माने पश्चाताप करेगा। और जब उसका मन शुद्ध हो जाएगा तो आपका क्या होगा, बाहर निकलेगा तो सदाचारी जीवन क्या करेगा, बिताएगा। तो आइए आपका सेक्शन इसके लिए बना है 73, 74। आपका सेक्शन का हेडिंग पहले याद रखिएगा, एकांत परिरोध, माने एक जगह आपका रख देना। एकांत परिरोध पूछे तो 73, एकांत परिरोध की अवधि पूछे तो 74। पहले तो हेडिंग से गलती न हो, क्योंकि उत्तराखंड और तमाम राज्य हेडिंग ही बना दे रहे हैं एकदम सुहूबहू। तो एकांत परिरोध किस सेक्शन में है, तो 73 में। एकांत परिरोध का टाइम कहाँ दिया गया है, अवधि कहाँ दी गई है, तो आपका 74 में। एकांत परिरोध का मतलब ये हुआ कि जेल में एक अलग कोठरी में रख देना, जेल को उस कोठरी के बाहर क्या हो रहा है,
समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, कौन मरा कौन जिया, इससे उसका कोई नाता नहीं रहता। इसी को कहते हैं एकांत परिरोध की सजा, कठिन सजा मानी जाती है। अब आइए बेरक देखिए भाई, तब आपका टेक्निकल बातें हैं, एक एक शब्दों को पकड़िएगा और मैं एक एक शब्दों को इसमें से निकाल रहा हूँ। प्रयास करिए आप भी वैसे ही पढ़ने का, और क्वेश्चन भी मैं बनाते रहूँगा। देखिए, जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को आईपीसी के अधीन, न्यायिक संहिता के अधीन कठिन कारावास से दंडित करने की शक्ति है, यानी कि पहला नियम ये आया कि एकांत परिरोध की सजा किन मामलों में दी जा सकती है, जिसमें न्यायालय सश्रम या कठिन कारावास की सजा दे सकता है, जिसमें केवल सादा कारावास की सजा दे सकता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो पहला टेक्निकल पॉइंट आप क्या मारेंगे, ऐसा अपराध जिसमें न्यायालय कठिन कारावास की भी सजा देने का क्या रखता है, हक। अगर केवल सादा न्यायालय किसी अपराध के लिए दे सकता है सजा, तो 73 और 74 लागू होगी कि नहीं धाराएं, नहीं। पहला टेक्निकल क्वेश्चन निकालिएगा आपका कि किस मामले में, जिसमें कोर्ट कैसा दंड दे सकता हो, कठोर। दूसरा देखिए, कठिन कारावास से दंडादेश करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपना दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा। यानी कि जब न्यायालय अपराधी को दंडादेश देता है तो उसी दंडादेश में क्या दे सकेगा, आदेश। तो दूसरा क्वेश्चन ये आया कि एकांत परिरोध का जो दंड है या आदेश है, वह जेलर देता है कि न्यायालय द्वारा दिया जाता है। तो किसके द्वारा, न्यायालय। कब ये दिया जाता है, न्यायालय द्वारा, दंडादेश देने के समय। किसके द्वारा दंडादेश देने के समय, आदेश द्वारा। ये आदेश दंडादेश का ही क्या होता है, भाग। यानी कि फिर एक बार समझिए, गलत होता है यहाँ कि एकांत परिरोध की सजा कौन दे सकता है, जेलर की न्यायालय, न्यायालय। आपका किस समय देता है, दंडादेश दे समय क्या देता है, आदेश। ये दंडादेश का ही ये क्या होता है, भाग। इसी प्रकार आप कोरिलेट पहले करिए 106 से करिए भाई। सीआरपीसी की धारा 106 से आप कोरिलेट करिए, वहाँ भी दोष सिद्धि ठहराते समय ही आदेश दिया जाता है, और वह भी निर्णय का एक क्या होता है, भाग। सेम नियम। आइए देखिए, आपका 106 पहले बैक होइए भाई, उसके बाद फिर हम 73 आपका अगला शब्द बढ़ेंगे। भाई 106 ये बताता है कि यदि कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि सत्र न्यायालय या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या पुनरीक्षण न्यायालय या अपील न्यायालय किसी व्यक्ति को कुछ अपराधों के लिए दोष सिद्ध करता है, कन्विक्ट करता है, और उसकी राय है कि यह व्यक्ति जब जेल से बाहर निकलेगा तो पीस को ब्रीच कर देगा, परिशांत को क्या कर सकता है, भंग। तो उसी निर्णय में ही एक आदेश दे सकता है ये चारों न्यायालय कि इस अपराधी से प्रतिभूति या सियोटी लिया जाए, परिशांत के लिए अधिकतम कितने साल के लिए बांड भरवाया जाए, 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए, कि जब यह जेल से निकलेगा तो निकलने के बाद कितने दिनों तक शांति बनाए रखे, 3 साल। वहाँ भी दोष आदेश दिया जाता है निर्णय में ही। यहाँ भी जब न्यायालय किसी अपराधी को दंडादेश देता है तो उसी में आदेश लिख देता है। अब आगे शब्द बढ़िए, अगला शब्द भाई आपका
तो याद रखिए जेलर नहीं देता ये सजा। अगला देखिए शब्द इसमें, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा। तो बताइए दे सकेगा, फिर एक बार कवर करिए। न्यायालय बाध्य है कि उसका विवेकाधिकार है, विवेकाधिकार है, चाहे दे या न दे। दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडादिष्ट किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक के न होंगे, निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय दंडादेश देते समय ये आदेश दे सकेगा कि अपराधी को एकांत परिरोध में रखा जाए। तो बताइए अधिकतम कितने दिनों के लिए एकांत परिरोध की सजा दी जा सकती है कोर्ट द्वारा? कितने दिन के लिए? 3 मास के लिए। और वह निम्न मेजरमेंट या मापमान के क्या होगी अनुसार। नए लोग भाई थोड़ा समझे, ये जो एकांत परिरोध की सजा दी जाती है, अब ये ना दिमाग लगा दीजिए कि ये सजा एक्स्ट्रा होती है। जो दंडादेश दिया गया है उसी में ये सजा होती है। जैसे कि 1 साल का दंड दिया गया, तो 1 साल में 3 महीने तक न्यायालय दे सकता है दंड कि इसे 3 माह तक एकांत परिरोध में रखा जाए, यानी कि 9 महीने तक आम कैदियों के साथ रखा जाए और 3 माह के लिए इसे क्या किया जाए, अन्य कैदियों से अलग। ये बिल्कुल ना समझिएगा, मैं बता दूं कि एकांत परिरोध अलग होता है, ये मुख्य कारावास में ही क्या रहता है, समाहित। फिर एक बार देखिए, क्योंकि ये गलती होती है ज़्यादा लोगों से। अगर किस न्यायालय ने किसी अपराधी को 10 साल की सजा दी और कहा कि 3 माह इसे एकांत परिरोध में रखा जाए, तो 10 साल के बाद 3 माह नहीं, ये 10 साल में ही 3 माह क्या है, समाहित है। ये याद रखिए 10 साल में ही 3 मास क्या है। तो अगला क्वेश्चन बना कि अधिकतम कितने दिन के लिए एकांत परिरोध की सजा दी जा सकती है। अब एक उदाहरण बना देगा। एक अपराधी को न्यायालय आजीवन कारावास की सजा सुनाता है, एकांत परिरोध के लिए आदेश कितने दिनों तक का दे सकता है? तो हर हाल में 3 माह होगा, 3 माह से अधिक कभी ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन उसमें भी आपका टेक्निकल है कि निम्न मेजरमेंट के अनुसार होगा, निम्न मापमान के अनुसार होगा। आपका मापमान भी याद रखना है। तब एक उदाहरण बताया जाए। अगर मुख्य कारावास 6 मास का था, तो उसमें एकांत परिरोध अधिकतम कितने मास का? 1 साल। अगर मुख्य कारावास 6 माह से 1 वर्ष के बीच में था, तो एकांत परिरोध कितना? सही है ना? हाँ, 2 मास। और अगर दंड कारावास का 1 वर्ष से क्या है ऊपर, तो अधिकतम कितने माह तक? 3 माह। और अगर दंड आजीवन कारावास का दे दिया जाए तब भी कितने माह? 3 माह। अब आइए देखा जाए भाई, एक अपराधी को 6 माह का कठोर कारावास की सजा दी गई। न्यायालय ने दंडादेश देते समय ये आदेश दिया कि इसे 1 माह तक एकांत परिरोध में रखा जाए। तो ये 1 माह 6 माह में समाहित हैं कि अलग हैं, बताइए। तो भाई 5 माह तक आम कैदी के साथ और 1 माह क्या भाई आपका एकांत में। अब आइए भाई, ज़्यादा दिन तक अगर एकांतवास में रखा जाए तो समस्या ज़्यादा होती है। चिंतन के बदले लोग क्या करने लगेंगे? चिंता। तो इसलिए आपका समय बनाया गया है कि अधिकतम 1 मास तो रखा जा सकता है, लेकिन उसको टुकड़ों में रखा जाए। टुकड़ों में मतलब एक ही बार लगातार 1 मास तक नहीं,
तो उसको बताया जाएगा। अभी छोड़ दीजिए, अगली धारा आएगी। अनेक नियम हमने बताया। अगला देखिए भाई, अब किसी अभियुक्त को 3 माह की सजा दी गई तो एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 1 मास। अब आइए, अगर किसी अभियुक्त को आपका 1 वर्ष की सजा दी गई तो एकांत परिरोध उसमें अधिकतम कितना हो सकता है? 2 माह। 1 साल वाले में कितना? 9 माह की सजा दी गई तो दो भाई 3 माह कहाँ हो गए भाई? फिर एक बार देखिए, 3 माह नहीं, फिर एक बार देखिए भाई। जब गलती हो गई तो फिर एक बार देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर मुख्य कारावास 6 महीने या उससे कम है तो उसमें अधिकतम एकांत परिरोध की जो सजा होगी, आदेश होगा, वह 1 महीने तक ही हो सकेगा, चाहे 5 माह की सजा हो या 4 माह की। अगर मुख्य सजा 6 माह से अधिक है किंतु 1 वर्ष तक है, इस बीच में जितनी भी सजाएं आ जाएंगी, 9 माह, 10 माह, 11 माह, 12 माह, तो ऐसी दशा में अधिकतम एकांत परिरोध की सजा कितनी हो सकती है? 2 माह। और 1 वर्ष से जैसे ही मुख्य सजा ऊपर बढ़ती है तो एकांत परिरोध कितना? 3 माह। और अधिकतम हो ही कितना सकता है? 3 माह। तो एक अपराधी को 10 साल की सजा दी गई, एकांत परिरोध अधिकतम कितना हो सकता है? अब न्यायालय जितना दे दे ना दे उसके विकल्प पर है भाई। ये नहीं कि बात दे सकेगा, सकेगा मतलब क्या हुआ? दे या ना दे। तो इस प्रकार आपका एक और धारा पढ़ा दिया जाए, 2 मिनट का है, यही 74। आइए भाई, एकांत परिरोध की अवधि कितनी होगी? समय अभी है 5 मिनट, देखिए अवधि देखिए भाई। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। थोड़ा समझने का प्रयास करिए, एक बार में अधिकतम कितना दिन? अभी आगे टेक्निकल आएगा, देखिए आपका 14 दिन से अधिक न होगा। साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून्य अंतराल होंगे। यानी कि अगर अगली बार उसे फिर रखना है तो जितना दिन वह एकांत परिरोध में रहा है, कम से कम उतना दिन अब क्या होगा? गैप दिया जाएगा। यानी कि अब आम कैदी 14 दिन मान लीजिए अधिकतम रखा गया, तो अब 14 दिन वो कहाँ रहेगा? आम कैदियों के साथ, क्योंकि चिंता ना करे ज़्यादा भाई, चिंतन ज़्यादा आपका खतरनाक होता है, इसीलिए नियम बना। अगला देखिए भाई, अगला देखिए, और जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो। अगला नियम यही टेक्निकल है। अगर जो मुख्य सजा है वह कितने से अधिक हो? 3 माह से क्या हो? अधिक हो। फिर एक बार समझिए, 3 महीना नहीं, 3 माह से क्या हो? बेरक वाले अधिक हो, तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक न होगा। और फिर अगली बार रखना है तो कम से कम उतना दिन क्या किया जाएगा? अगर यानी कि मुख्य सजा अगर 3 माह से अधिक है तो एकांत परिरोध अब महीने के हिसाब से चलेगा कि 1 मास में कितना दिन तक उसे रखा जाएगा? 7 दिन। और अगला रखना है फिर तो कम से कम 7 दिन क्या होगा? गैप दिया जाएगा। अब थोड़ा देखिए, आपका दिमाग यही काम करना चाहिए बेरक में लिखा नहीं गया है। अगर दंड 3 माह हो या 3 माह से कम हो तब क्या होगा? एक बार में अधिकतम कितना होगा भाई? यही निकालना है, फिर कल हम बताएंगे शुरुआती दौर में, क्योंकि काफी टेढ़ा मेढ़ा है ये। तो एक बार आप भी सोच समझ कर आइएगा, मैं बता दे रहा हूँ। अगर मुख्य कारावास 3 महीना या 3 महीने से कम है तो एक बार में कितना? 14 दिन। और मुख्य कारावास 3 माह से क्या है? अधिक है,
तो एक महीने में कितने दिन? 7 दिन। लेकिन कल फिर बताया जाएगा, क्योंकि कई लोगों के समझ में नहीं आता बार बार। फिर हम एक बार 5 मिनट बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तभी 10 मिनट बाद